नमस्कार दोस्तों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज महिला उपन्यासकार के बारे में। हमने पिछले वीडियो में पूरा विस्तृत रूप से उपन्यासकार के बारे में आपको पूरा अध्ययन कराया है। आप पिछले वीडियो में भी जाकर सुन सकते हैं। महिला उपन्यासकार के अंतर्गत कौन कौन से महिला उपन्यासकार होते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में हम सारा उपन्यास के बारे में परिचय आज लेंगे। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम आता है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम है साध्वी सती प्राण अबला। साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा है। तो दोस्तों, इतना याद रख लीजिएगा कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार जो है साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है और इनका समय काल है 1890। 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा गया था। तो सबसे पहला महिला उपन्यासकार है, प्रथम महिला उपन्यासकार है। उसका उपन्यास क्या नाम है ऐसा पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, सुहासिनी 1890 में। आगे बात करते हैं ब्रजरत्न दास। आप देख रहे हैं ब्रजरत्न दास के अनुसार है साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या था? मल्लिका देवी था। साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या था? तो मल्लिका देवी था। हिंदी के अन्य महिला उपन्यासकार के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये तो रही प्रथम उपन्यासकार के बारे में, लेकिन और भी महिला उपन्यासकार हुए हैं जो आज भी वर्तमान में अच्छे अच्छे उपन्यास लिख रहे हैं और बहुत ही प्रचलित उपन्यास हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले उषा प्रियमवदा जी की रचना के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल आधुनिक के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उषा प्रियमवदा। 55 खंभे लाल दीवारें। क्या है दोस्तों? 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी और यहाँ पे आप देखेंगे भय कबीर उदास। तो इनकी जो रचना है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका समय काल पूछ दिया जाता है। पहली बात तो ये रचना ही याद रख लीजिए कि 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा की है, जिसका समय काल 1961 के अंतर्गत है। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में है। शेष यात्रा 1984 में लिखी गई रचना है और अंतर्वशी यहाँ पे आप देख रहे हैं 2000 में इनकी रचना लिखी गई है। 2000 में रचना लिखी गई है। तो दोस्तों, इनकी विशेषता के बारे में बात करूं यदि उषा प्रियमवदा की रचना, तो यहाँ पे अल्प विराम भी इनकी एक रचना है जो 19 आप लिख लीजिएगा 2019 में अल्प विराम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अल्प विराम भी इनकी रचना जो 2019 में इनकी रचना लिखी गई है। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। 55 खंभे लाल दीवार। 55 खंभे लाल दीवारें की विशेषता क्या है? इस उपन्यास में एक मध्यवर्गीय नौकरी पेशा एवं शिक्षित स्त्री के प्रेम तथा अधिक उम्र, यानी इस उपन्यास में एक मध्यवर्गीय नौकरी जो पेशा करती हैं, नौकरी पेशा है, और शिक्षित स्त्री के प्रेम तथा उसके अधिक उम्र तक विवाह न होने के कारण होने वाले मानसिक तनाव का चित्रण दिखाया गया है। तो 55 खंभे लाल दीवारें का विषय भी ध्यान रख लीजिएगा कि एक महिला है, यहाँ पे एक जो पात्र है उस नौकरी करती है और नौकरी के चलते कई बार ऐसा होता है कि शिक्षित स्त्री होते हैं और शिक्षित स्त्री के प्रेम तथा अधिक उम्र तक उनका विवाह नहीं हो पाता है, तो उसके मानसिक तनाव उसमें दिखाई दिया है। बात करते हैं रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका का समय काल 1967 में है, जिसमें यहाँ पे उपन्यासकार उषा प्रियमवदा ने बताया है कि जो राधिका है, पात्र यहाँ पे राधिका है, राधिका के माध्यम से आधुनिक स्त्री है उसकी जटिल मानसिकता और पीड़ा एवं विद्रोह का अंकन दिखाई देता है। तो राधिका के माध्यम से आधुनिक स्त्री को जटिल मानसिकता, पीड़ा एवं विद्रोह का अंकन किया गया है। तो दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 55 खंभे लाल दीवारें, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आया हुआ है। रुकोगी नहीं राधिका और शेष यात्रा, इसमें से ये 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं चंद्रकिरण सोनरेक्सा
इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने भी उपन्यास लिखा है, चंदन, चांदनी और वंचिता। हालांकि अब तक इनकी रचना के बारे में नहीं पूछा गया है अभी तक तो। और बात करते हैं अब कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती के बारे में बहुत बार प्रश्न बने हैं। जिंदगी नाम पहले देख लेते हैं मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी जो है 1962 में लिखी गई रचना है। वंचिता 1972 में लिखी गई है। वंचिता नहीं है, वंचिता तो इनकी रचना है चंद्र किरण सोनरेक्सा की। यहाँ पे हम मित्रों मरजानी की बात कर रहे थे। मित्रों मरजानी जो है 1967 में लिखी गई। सूरजमुखी अंधेरे के। जिंदगी नामा हमारे सिलेबस में, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है जिंदगी नामा। दिलो दानिश जो है 1993 में लिखी गई। और समय सरगम। तो पूछा जाता है कि मित्रों मरजानी किसकी रचना है, तो कृष्णा सोबती की। जिंदगी नामा जो तो सिलेबस में ही लगा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरजमुखी अंधेरे के। तो इतना याद रख लीजिए कि सूरज जो है वो सुबह खिलता है और ज़िंदगी में एक क्या होता है, ज़िंदगी जब सुबह जब सूरजमुखी खिलता है तो ज़िंदगी एक मित्रों के आ जाने से दिल में जो है जगह बन जाती है और समय सरगम हो जाता है। इस तरह से भी याद रख लीजिएगा। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्णा सोबती की। इनका समय काल आप रखिएगा याद, है ना। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कृष्णा सोबती की बात करती हूँ। मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी उपन्यास में उपन्यासकार कृष्णा सोबती ने बताया है कि उपन्यास में पुराने मूल्यों को जीने वाले एक मध्यवर्गीय परिवार की एक स्त्री के विद्रोह की कहानी चित्रित है, जिसमें हम होते हैं कि पुराने मूल्यों के जीने का आधार बना देता है। खासतौर पे मध्यवर्गीय परिवार की बात है यहाँ पे। और मध्यवर्गीय परिवार में एक स्त्री के विद्रोह की कहानी को चित्रण किया गया है। जिंदगी नामा के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि जिंदगी नामा जो है वो 20वीं शताब्दी के आरंभिक 15 वर्षों के पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया। वहीं दिलो दानिश 1993 में जो रचना लिखी गई है, दिल्ली की पृष्ठभूमि पर लिखित उपन्यास है। इसमें विवाह के बाद होने वाले जो संतान और उसकी जो स्वीकृति के प्रश्न उठाए गए हैं। तो दोस्तों दिलो दानिश में जो संतान और उसकी स्वीकृति किस तरह से यहाँ पे प्रश्न उठाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दिलो दानिश में। बात करते हैं शशि प्रभा शास्त्री। अमलतास नावे अमलतास है, नावे हैं, सीढ़ियाँ हैं, परछाइयों के पीछे हैं, क्योंकि कर्क रेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार, मीनारे, खामोश होते सवाल, हर दिन इतिहास। तो ये शशि प्रभा शास्त्री जी की रचना है। इनकी भी रचना अभी तक पूछी नहीं गई है। हालांकि मेहरुनिसा परवेज इनकी बहुत बार पूछी गई रचना है। इनकी रचनाएं नेट परीक्षा में, टीजीटी पीजीटी में परीक्षाएं में पूछी जाती हैं। मेहरुनिसा के बारे में बात करूं तो इनकी रचना आप देख रहे हैं क्या है, आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश, बहुत बार पूछा गया है इनकी रचना अकेला पलाश। 1981 में इनकी रचना है मेहरुनिसा परवेज की। 1981 में सम्रांगण 2002 में पासंग 2005 में। तो दोस्तों अकेला पलाश और आंखों की दहलीज, कोरजा, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा, मेहरुनिसा और कोरजा, अकेला पलाश और उसका घर। आगे बात करते हैं मन्नू भंडारी की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन्नू भंडारी। ये सिलेबस में भी महाभोज है, आपका बंडी देख लीजिए। इसमें आपका समय काल बता रहे हैं 1971 और महाभोज का यहाँ पे देखिए 1979। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बंटी 1971, 1900 यहाँ पे आप देख रहे हैं 79 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको याद रख लीजिएगा। 2 ही रचना इनकी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है मन्नू भंडारी की। बात करते हैं आपका बंटी। आपका बंटी में तलाकशुदा क्या है, तलाकशुदा दंपति और उनके संतान को केंद्र में रखकर रचनाएं लिखी गई है। आप इसको पढ़िए। बहुत यहाँ पे जो आपका बंटी जो उपन्यास है
वो किस तरह से एक तलाकशुदा जो है दंपति और उनके जो संतान होती है, वो किस तरह से उसकी मानसिक स्थिति हो जाती है। मना स्थिति, यहाँ एक बालक के मना स्थिति, बंटी की जो मना स्थिति है उसको दर्शाया गया है, किस तरह से वो बच्चा यहाँ पे उसके विचार होते हैं। तो आपका बंटी आप पढ़िए ज़रूर। महाभोज भी आप इसके बारे में भी पढ़िए। महाभोज में हम बात करते हैं, अच्छा इसके बारे में मैं बता दूं, संबंध विच्छेद, आपके बंटी में संबंध विच्छेद की स्थिति में बच्चे की परवरिश किस तरह से प्रभावित होती है और उसका यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। आपका बंटी एक बाल मनोवैज्ञानिक का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। आपका बंटी। अब बात करते हैं महाभोज। 1900, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1979। तो इसका आप देखेंगे कि किस तरह की इसकी रचनाएं हैं। जो महाभोज में समकालीन राजनीति में मूल्यहीनता, धन एवं बाहुबल की प्रवृत्ति एवं दोहरे चरित्र का चित्रण दिखाई देता है। जैसे 1 इंच मुस्कान की बात कर रहे थे, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की सहयोगी रचना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे महाभोज में समकालीन राजनीति में मूल्यहीनता, धन एवं बाहुबल की प्रवृत्ति को दोहरे चरित्र का चित्रण दिखाई देता है। शिवानी की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शिवानी की रचना जो है 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विषकन्या, करिए छिमा, शमशान चंपा, गैंडा, मालिक रथ्या, किशनूली, विवर्त। तो शिवानी और 14 फेरे बहुत ही महत्वपूर्ण, और कृष्णकली। तो शिवानी किस तरह की है, तो शिवानी जो है वो कृष्णकली है, विषकन्या है ना, कृष्णकली भी है, इधर विषकन्या भी है, भैरवी भी है। और ये सब हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए शमशान चंपा बनकर वो कृष्णूली बनकर विवर्त हो जाती है। इस तरह से याद रख लीजिए शिवानी की रचना। तो शिवानी 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विषकन्या, करिए छिमा, शमशान चंपा, गेंडा, मलिक और रथिया, कृष्णुली और विवर्त। पूछा गया है प्रश्न, विवर्त किसकी रचना है, तो शिवानी की है। बात करते हैं ममता कालिया। ममता कालिया की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। बेघर, कई बार प्रश्न बना है 1971 में। बेघर रचना किसकी है, तो ममता कालिया की है। नरक दर नरक 1975 में। प्रेम कहानी 1980 में। साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ममता कालिया की रचना है। दुखम सुखम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा गया प्रश्न है, दुखम किसकी रचना है, दुखम सुखम ममता कालिया की है ना। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है, तो ममता कालिया की है। बेघर किसकी रचना है, तो ममता कालिया की है। अब हम ममता कालिया जी की बेघर उपन्यास के बारे में बात करते हैं, जिसमें यौन चोषिता की पवित्रता संस्कार से बद्ध पुरुष द्वारा उपयुक्त जो कसौटी पर खरा न उतरने पर प्रेमिका को छोड़कर क्या होता है, इस रचना में अन्य स्त्री से शादी करने की कथा कही गई है। तो ध्यान रख लीजिएगा, बेघर में किस तरह का यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक पत्नी के नोट्स, जो कि ममता कालिया जी की रचना है। इस उपन्यास में आईएएस अधिकारी जो है और उसकी व्याख्याता पत्नी, आईएएस जो है उसके अधिकारी और उसकी पत्नी जो होती हैं, व्याख्याता होती हैं, उनके पारिवारिक संबंधों का चित्रण दिखाई दिया है। उच्च अधिकारी जो है पति के सामंती संस्कार से मुक्त ना हो सकने का भी इसमें वर्णन दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दिनेश नंदिनी डालमिया, मुझे माफ़ करना। दिनेश नंदिनी डालमिया, मुझे माफ़ करना, आहों की बैसाखियाँ, कंदील का धुआं, आँख मिचौली, मरजीवा, फूल का दर्द, यह भी झूठ है, 1993 में इनकी रचना लिखी गई है। मुझे माफ़ करना 1974 में, आहों के बैसाखियाँ 1978 में, कंदील का धुआं 1980 में, आँख मिचौली 1991 में, मरजीवा, फूल का दर्द, हालांकि इनका समय अभी तक पूछा नहीं गया है, रचनाएं आई नहीं हैं, इसको आप
बस इतना इनकी रचनाओं इनके उपन्यास को याद रख लीजिएगा। बात करते हैं मृदुला गर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण है मृदुला गर्ग जी की रचना के बारे में। इनकी रचना देखिए, उसके हिस्से की धूप। उसके हिस्से की धूप किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की है। देखिए, इसमें भी आपको मैं बता देती हूँ मृदुला गर्ग की रचनाओं को किस तरह से याद कर सकते हैं। ट्रिक, मृदुला गर्ग जैसे है, मृदुला यानी मृदुल, इतना याद रख लीजिए, मृदुल है कोई, और उनके वो बहुत नाजुक है, जैसे कहेंगे हम मृदुल, इस तरह से याद रख लीजिए, नाजुक, कोमल। तो जब कोई जाता है, जैसे धूप में जाता है, तो क्या हो जाता है वो एकदम से जैसे गोरे लड़के या लड़की होती हैं तो बहुत लाल गुलाबी हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है। तो उसके हिस्से की धूप, मतलब धूप जो है वो कम रहे, उसके हिस्से की धूप, तो उस तरह से उसका चेहरा एकदम लाल ना हो, उसे समस्या ना हो, इस तरह का। वंशज, उसकी वंशज ही वैसे ही चले आ रही है, वो जिस तरह से वो धूप में जाते हैं तो उसके चेहरे में इस तरह की, मतलब एक मृदुल होने की वजह से उसके चेहरे में लाल रंग या गुलाबी चेहरा हो जाता है, वंशज से चला आ रहा है। चितकोबरा, चेहरा देखेंगे कि जो चेहरा है वो एकदम लाल हो गया है और चितकबरा दिख रहा है। चितकबरा का मतलब यहाँ पे अलग एक थोड़ी जगह, थोड़े स्थान पे लाल, थोड़े स्थान पे सफ़ेद दिखाई देना, जो इस तरह से चेहरा है। अनित्य, वो अनित्य ही हमेशा की बात है, अनित्य इस तरह से भी याद कर लीजिए। मैं और मैं ही देखते रहते हैं, यानी वो मैं और कठगुलाब, जो गुलाब है वो भी कैसा है? मृदुल है, तो कठगुलाब। इस तरह से इसकी रचना को याद कर लीजिएगा आप, तो ये मृदुला गर्ग की रचनाएं याद हो जाएगी। मृदुला गर्ग के बारे में बात करते हैं कि मृदुला गर्ग के उपन्यासों की विषय वस्तु जो है वो आधुनिक नारी की जटिल मानसिकता एवं अस्मिता का संघर्ष दिखाई देता है। जैसे मैं और मैं की बात कर रहे थे, मैं और मैं उपन्यास में एक धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा एक नई लेखिका के शोषण की कहानी कही गई है। वहीं देखेंगे चितकोबरा की बात करें तो चितकोबरा जो उपन्यास है उसमें विवाहिता स्त्री और एक संवेदनशील लेखिका के जीवन का सृजनात्मक की प्रेरणा के रूप में आए व्यक्ति के आगमन के फलस्वरूप जीवन में उठे आवेग रचनात्मक तूफान का चित्रण दिखाई देता है। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो क्या है, किसमें बताया मैंने आपको? चितकोबरा में। तो चितकोबरा उपन्यास में विवाहित स्त्री, एक और विवाहित स्त्री है और एक संवेदनशील लेखिका, इनके जीवन में जो सृजनात्मक की प्रेरणा रूप में आए हुए व्यक्ति के आगमन के फलस्वरूप जीवन में उठे आवेग, जीवन में किस तरह से उनके एक आवेग होता है, रचनात्मक तूफान का चित्रण दिखाई देता है। अनित्य की बात कर रहे थे, अनित्य, इनकी रचना अनित्य। अनित्य उपन्यास में सन 1930 से 60 तक के कालखंड की यहाँ पे भारतीय राजनीति का चित्रण दिखाया गया है। किसका चित्रण? भारतीय चित्रण। 1930 से 1960, 30 वर्ष का समय काल है, इसमें राजनीति का चित्रण दिखाया गया है। वहीं कठ गुलाब की बात करूं, कठ गुलाब एक पितृसत्ता जिसमें नारी के शोषण एवं मुक्ति संघर्ष का चित्रण दिखाई देता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे इनकी रचना है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। अगला आइए चलते हैं मृदुला गर्ग के बारे में, हो गया है। अब नेक्स्ट है दीप्ति खंडेलवाल। दीप्ति खंडेलवाल की रचना देखिए, प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनियाँ। इनकी रचना नहीं पूछी गई है पर याद रख लीजिए अगर होता है आपको तो। मंजुल भगत के बारे में बात करते हैं। मंजुल भगत, अनारो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनारो रचना पूछी गई है। बेगाने घर में, खातून, तिरछी बौछार, गंजी, इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। कांता भारती, रेत की मछली, मृणाल पांडे, मृणाल पांडे जी की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृणाल पांडे की आप यहाँ पे देखिए इनकी रचना के बारे में क्या क्या रचना है। विरुद्ध, पटरंगपुर पुराण, रास्तों पर भटकते हुए, तो याद रख लीजिए मृणाल पांडे की रचना। सूर्यबाला, सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा, जूझ। बात करते हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता में देखिए यहाँ पे आप अर्थांतर एवं अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यह विस्तता बहती है, अपने अपने कोणार्क, कथा शेर। राजी सेठ, राजी सेठ बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी रचना। राजी सेठ की देखिए पतझड़ की आवाज़ें नहीं है, पतझड़ के निरुपमा
सेवती जी की है। तत्सम, निष्कवच, ये बहुत ज़्यादा ये राजी सेठ की रचनाओं का मिलान के लिए आ जाता है। निरुपमा सेवती के बारे में बात करते हैं। निरुपमा सेवती जो है पतझड़ की आवाज़ें, बटता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा निरुपमा सेवती की। नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा जी की बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। नासिरा शर्मा के बारे में बात करती हूँ क्योंकि इसमें इनकी रचना जो है सात नदी है एक समुंदर, 7 नदियाँ और एक समुंदर, 1984 में ये रचना लिखी गई है। शालमली, शालमली आप देखेंगे, ठेकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुंजाइन, जीरो रोड, अजनबी जरीरा, बहिश्ते जरीरा। इसमें अब आपको बता दूं कि क्या महत्वपूर्ण है। शालमली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठेकरे की मंगनी ये पूछा गया 1889 में, जिंदा मुहावरे 1993 में, अक्षय वट भी पूछा गया है 2003 में, गुंजाइन भी पूछा गया है 2005 में। तो जो दोस्तों ये मैंने आपको बताया 7 नदियाँ एक समुंदर के बारे में बात करती हूँ। 7 नदियाँ एक समुंदर, इसके बारे में बात करूं कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि आयातुल्ला खुमैनी की रक्त रंजित इस्लामी क्रांति पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि में कौन सी ऐसी रचना है जिसमें हयातुल्ला खुमैनी की रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का वर्णन दिखाई देता। तो नासिरा शर्मा की रचनाओं के बारे में इनकी देखिए रचना जो है जिंदा मुहावरे, जिंदा मुहावरे जो इनकी रचना है 1993 में ये रचना लिखी गई है। इसमें भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। देखिए पूछा जा सकता है कि जिंदा मुहावरे में क्या भारत विभाजन संबंधी उपन्यास है, तो बिल्कुल है। जिंदा मुहावरे जो है वो उपन्यास जो है भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसमें विभाजन के जो पश्चात भारत में रह गए थे जो और जो पाकिस्तान चले गए थे, इन दोनों तरह के मुसलमानों के दर्द का चित्र है। कुछ जो है विभाजन के पश्चात भारत में रह गए थे और कुछ ऐसे जो पाकिस्तान मुसलमान हैं जो पाकिस्तान चले गए, और दोनों का यहाँ पे चित्रण इस उपन्यास में जिंदा मुहावरे में दिखाया गया है। तो ये नासिरा शर्मा जी का है। इनका आप फेसबुक में भी वीडियो सुन सकते हैं, बहुत इनकी चर्चा चल रहा है। मेरा रंग में, मेरा रंग फेसबुक में आप सर्च करिए, जिसमें आपको मैं बता दूं एक मैम है जो मैडम उसमें बताती हैं, उसमें नासिरा शर्मा जी का पूरा इंटरव्यू होता है और पूरा उसमें मैत्री पुष्पा जी आती हैं और उसमें सारा कुछ उसमें बताया जाता है। तो मेरा रंग आप लाइव देखिए और सुनिए। उसमें मैत्री पुष्पा जी का, प्रभा खेतान के बारे में मैत्री पुष्पा जी का है और नासिरा शर्मा, तो मैं आपको बताती हूँ, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा। बात करते हैं देखिए कमल कुमार अपार्थ, इनकी रचना है आवर्तन, हैम्बर्गर, यह खबर नहीं, कुसुम कुमार, हीरामन हाई स्कूल, पर्दाबाड़ी, पूर्वी द्वार। बहुत ही महत्वपूर्ण है चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल की रचना के बारे में बात करते हैं। चित्रा मुद्गल भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती है। महाभारती, तन्या, वैजंती, दो खंड में है। अम्बा नहीं मैं भीष्मा, अम्बा नहीं मैं भीष्मा। इन चित्रा मुद्गल की एक और रचना है, उपन्यास है एक जमीन अपनी। नोट कर लीजिएगा आप, एक जमीन अपनी। उपन्यास में बम्बई के महानगरीय परिवेश में विज्ञापन जगत के ग्लैमर और मूल्यहीन प्रतियोगिता के मध्य जो है स्त्री स्वातंत्र तथा स्त्री पहचान का विषय उठाया गया है। वहीं चित्रा मुद्गल के बारे में बात करूं, ये तो चित्रा चतुर्वेदी हैं, लेकिन चित्रा मुद्गल के बारे में बात करूं तो चित्रा मुद्गल एक जमीन अपनी उनका उपन्यास है। तो दोनों याद रख लीजिएगा, चित्रा चतुर्वेदी और चित्रा मुद्गल अलग अलग हैं। ठीक है, आएगा उनकी रचना यहाँ पे आ गया। चलिए देखिए, चित्रा मुद्गल एक जमीन अपनी 1990 में, आवा 2000 में और गिली गड्डू 2000 में। तो चित्रा मुद्गल की एक जमीन के बारे में आपको बताया है कि बम्बई के महानगरीय परिवेश में विज्ञापन जगत के ग्लैमर मूल्यहीन प्रतियोगिता के मध्य स्त्री स्वातंत्र एवं स्त्री पहचान का विषय उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर आवा के बारे में बात करें, आवा जो उपन्यास है उसमें बम्बई के मजदूर संगठनों के संघर्ष का चित्रण दिखाई देता है। इस उपन्यास में मजदूर संगठनों की शक्ति, संभावना और कमजोरियों का चित्रण है। यह चित्रण जो है वो नमिता नामक युवती की कथा का माध्यम से
होता है। तो इतना याद रख लीजिए। मैत्री पुष्पा के बारे में बात करते हैं। मैत्री पुष्पा जी के बारे में, इनकी रचना जो है स्मृति दंश 1990 में, बेतवा बहती रही, इद्यानम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाक, त्रिहाहट, गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी, विजन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए मैत्री पुष्पा का इद्यानम जो रचना है उसके बारे में। उपन्यास में मैत्री पुष्पा ने बुंदेलखंड के परिवेश एवं ग्रामीण समाज का जीवन चित्रण किया है। किसका वर्णन किया गया है? बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड के परिवेश एवं ग्रामीण समाज का जीवन। वो स्वयं कहती हैं इस उपन्यास के बारे में, आप वहाँ पे सुनेंगे तो आपको बहुत सारी रचनाएं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैत्री पुष्पा जी देती हैं, वो भी लाइव में। बुंदेलखंड के जुझारू स्त्रियों का संघर्ष भी उपन्यास में दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर चाक की बात करें, चाक और झूला नट, इसमें कृषि से संलग्न जाट समुदाय के जीवन का चित्र दिखाई देता है। ठीक है। अलमा कबूतरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न बना है। अलमा कबूतरी, यहाँ पे देखिए इसका समय काल है 2000 में। अलमा कबूतरी उपन्यास में भी बुंदेलखंड के बसने वाली जो कबूतरा जाति है उसके जीवन संघर्ष का चित्रण है। वहीं उपन्यास में जयाराम पेशा, जयाराम पेशा है उसमें संलग्न कबूतरा जाति तथा तथाकथित रूप से समाज में सभ्य समाज के कहे जाने वाले कच्चा जाति के मध्य संघर्ष और पीड़ा व अपमान का चित्रण दिखाई देता है। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा मैत्री पुष्पा के। और अब हम बात करते हैं क्षितिज शर्मा। क्षितिज शर्मा की रचना देखिए उकाव, उसके बाद देखिए इनका गीतांजलि श्री, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न बनते हैं और थोड़ा ही अब है रह गया है, इसका थोड़ी जानकारी आपको दे दें क्योंकि ये आप ज़्यादा नहीं है। अलका सरावगी के बारे में बात करते हैं। कली कथा, वाया वाई पास, ये रचना पूछी गई है। कली कथा वाया वाई पास किसकी रचना है? तो अलका सरावगी की। शेष कादम्बरी के बारे में बात करते हैं कि 2001 में इनकी रचना लिखी गई, कोई बात नहीं, 2004 में एक ब्रेक के बाद, तो अलका सरावगी की रचना है। अलका सरावगी के बारे में बात करूं, जो कली कथा वाया पाई पास है, इस उपन्यास में एक मारवाड़ी परिवार की 5 पीढ़ियों के जीवन संघर्ष की कथा कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रख लीजिएगा। कली कथा वाया बाई पास जो रचना है उसमें एक मारवाड़ी परिवार के 5 पीढ़ियों का वर्णन दिखाई देता है। वहीं आप देखेंगे कि शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद। वहीं दूसरी ओर इनकी जो रचना है उपन्यास का समयकाल प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी से लेकर बाबरी मस्जिद ध्वंस तक का 1992 मस्जिद 1992 का ध्वंस तक है। इस समय काल की कई महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उपन्यास में चित्रित है। निर्जा माधव, अब ठहरो अंधी सदी, यमदीप, तेभ्य स्वधा, गेशे जंपा, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रमा सिंह, गुलाब छड़ी लिखोगी सत्यभाम, लौटाओ हेरी, कुंतो पंथा। वीणा सिन्हा की रचना देखिए पथ प्रज्ञा, सपनों के बहार। वहीं दूसरी ओर मधु कांकरिया की देखिए खुले गगन के लाल सितारे, बहुत ही महत्वपूर्ण है खुले गगन के लाल सितारे। अब बात करते हैं इनकी रचना सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत। जया जादवनी जी की महत्वपूर्ण रचना है तत्वमसी, कुछ ना कुछ छूट जाता है। अनामिका, अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा, महुआ मांझी, मैं बोरिशा इल्ला इनकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बोरिशा इल्ला, मरक गोड़ा नीलकंठ हुआ 2012 में लिखी गई। क्षमा शर्मा, मोबाइल, बहुत बार ये भी प्रश्न ये बना है, क्षमा शर्मा का रचना कौन सा है? तो मोबाइल। मधु भादुड़ी की रचना अनादि अनंत। मनीष कुलश्रेष्ठ, सिगाफ, शाल भंजिका, शर्मिला बोहरा, शादी से पेशतर, डॉक्टर प्रतिभा राय, महामोह, ऋतु शुक्ला, अग्निपर्व, क्षमा कौल, देखिए क्षमा कौल दो हैं, क्षमा शर्मा, क्षमा कौल। तो दर्दपुर, पद्मा सचदेवा, इनकी भी रचना पूछी गई है। भटको नहीं धनजन्य, सुलोचना रांगे राघव, बारी
बारना खोल दो, रजनी गुप्ता, कुल जमा 20, 2012 में इनकी रचना लिखी गई है। तो दोस्तों ये जो रचना है आप देख रहे हैं, मधु कांकरिया, मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान का रह गया है दोस्तों, आपको मैं जानकारी नहीं दे पाई हूँ। प्रभा खेतान का यहाँ पे छूट गया था क्योंकि इसके आगे पहले मैंने इसके बारे में। तो आओ पेपे घर चले बहुत महत्वपूर्ण है। तालाबंदी 1991 में लिखी गई है। छिन्नमस्ता, इसको पढ़िए आप, इस उपन्यास को, छिन्नमस्ता को, बहुत अच्छा उपन्यास है। अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, देखिए काली आंधी, पीली आंधी, इसको द्विधा मत करिएगा। पीली आंधी जो है वो प्रभा खेतान का प और प इस तरह से इस तरह से याद रख लीजिएगा। छिन्नमस्त आओ पेपे घर चले के बारे में बात करते हैं। इसमें अमेरिका में रहते हुए अपने अनुभव के आधार पर जो प्रभा खेतान है उसमें अमेरिकी नारी के जीवन के दुख और पीड़ा को चित्रित किया गया है। वहीं भोग विलास में डूबी जो अमेरिका औरत के भीतर कितना अकेलापन, पीड़ा है उसका चित्रण उपन्यास में दिखाई देता है। छिन्नमस्ता की बात करूं, छिन्नमस्ता जो रचना है आप इसको पढ़िएगा 1993 में, इसमें PhD भी हो चुकी है इनके रचनाओं पे। इस उपन्यास में पुरुषों के जो वर्चस्व के मध्य एक स्त्री के व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बनने एवं स्वयं की एक अलग पहचान बनाने की कथा कही गई है। वहीं दूसरी ओर पीली आंधी में उपन्यास में मारवाड़ी समाज के संघर्ष और पीड़ा की कहानी दिखाई गई है। उपन्यास में मारवाड़ी समुदाय के लोगों का राजस्थान के मारवाड़ से कलकत्ता आकर बसने व संघर्ष, श्रम और व्यापार कुशलता के बल पर समृद्ध एवं समाज में स्थापित होने का चित्रण है। पीली आंधी प्रतीक है सब कुछ उजड़ जाने एवं एक अंकुर के माध्यम से पुनः फलने फूलने का यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका महिला उपन्यासकार के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन मैंने कराया है। दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए, और चैनल अगर उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।